गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मुसा सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज ये बायोलॉजी का, जिसको जीव विज्ञान बोला जाता है, उसका एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि आज इसी वीडियो में, वन शॉट वीडियो में इस टॉपिक को मैं पूरा समाप्त कर दूंगा और पूरा डिटेल्स में आज के बाद जय प्रकरण की दोबारा दूसरा कोई वीडियो या दूसरा किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज के बाद किसी भी प्रकार के जय प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रकार के सब्जेक्टिव या योटिक किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यह जो चैप्टर है, हर एक बोर्ड का चैप्टर है। जैसे झारखंड बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है, राजस्थान बोर्ड में भी है, बिहार बोर्ड में तो है यही है। तो हर एक बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। भले ये हो सकता है किसी में चैप्टर 1 में दिया हो, किसी में चैप्टर 3 में दिया हो, ठीक है, 3 में दिया हो, तो ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टॉपिक हम लोग देखना है, ठीक। और साथ ही साथ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो चारों तरफ से इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन बहुत मस्त होने वाला है। आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि उन तक ये पहुँचे और उसका लाभ ये उठा सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि इस टॉपिक का नाम है जय प्रकरण। तो पहले फर्स्ट में जाने जय प्रकरण कहते किसे है। वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा सजीवों का मेंटेनेंस होता है, उसी को हम लोग का बोलते हैं, जय प्रकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले जय का मतलब क्या होता है? जीव होता है। क्या होता है? जय का मतलब जीव होता है, ठीक। तो सबसे पहले जब बात आ गया जीव का, तो उसके साथ ही होता है निर्जीव। तो सबसे पहले हम लोग जाने सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव, माने जिसमें जीव होता है उसको क्या कहते हैं? सजीव बोलते हैं। जिसमें जीव नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। ये तो बहुत शॉर्टकट परिभाषा हो गया। एक और उसको हम लोग विस्तारित रूप से अच्छे से बता सकते हैं। वे सारी प्रक्रिया जिस जीव के अंदर हो वही सजीव कहलाता है। जैसे उसमें श्वसन का प्रक्रिया हो, परिवहन की प्रक्रिया हो, जनन करने की प्रक्रिया हो, उसके लंबाई, मोटाई, चौड़ाई में बढ़ने की प्रक्रिया हो, ठीक। ये सब सारी जो जीव का गुण रखता है तो उसको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। और इसके विपरीत जो गुण रखता है उसको क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। तो बहुत ही से सजीव जो है, जैसे एक कोशिकीय जीव है, ठीक। तो इस कोशिकीय जीव है, उसके लिए किसी विशेष, जैसे भोजन करना है तो उसके लिए किसी विशेष अंग की ज़रूरत नहीं है और त्यागने के लिए विशेष अंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से मर्जी वहाँ से वो लोग अपना भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ से मर्जी वहाँ से वो लोग त्याग कर सकते हैं। जैसे हो गया क्या? अमीबा। क्या हो गया? अमीबा। क्योंकि ये जो जीव जो होता है डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में रहता है और ये डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा अपना भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और त्याग सकते हैं, ठीक। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका हर एक काम विसरण के द्वारा नहीं हो सकता है, उसके लिए विशेष अंग की ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम लोग जब भोजन हम लोग करते हैं तो हम लोग का भोजन जो जाता है पेट में जाता है और वहाँ से हर एक हमें एक एक सेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो वहाँ तक जो हम लोग को एनर्जी पहुँचता हो, जल पहुँचता हो, ऑक्सीजन पहुँचता हो, तो लेकिन पहुँचाता कौन है? विसर्ग के द्वारा तो होगा नहीं। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। तो एक घटना जो होती है किस में होती है? सजीव में होती है। किस में होती है? सजीव में। और दूसरा जो है
जो जनन के प्रक्रिया, जो श्वसन की प्रक्रिया है, जो जनन का प्रक्रिया किसमें होता है? सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। और जो रही बात श्वसन की, तो श्वसन सजीव ही करते हैं। जैसे हम लोग भोजन जब कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद में जो ग्लूकोज को ब्रेक कराया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में, तो ये प्रक्रिया किस में होता है? सजीव में ही होता है। तो कैसे होता है, चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जानते जाएंगे, ठीक। और देखिए ये हम लोग पहला समझ गए हम लोग जी, ठीक। सजीव जान गए तथा निर्जीव जाने। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? पोषण, ठीक है। पोषण कहते किसे हैं, ठीक है। पोषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा यदि हमारे शरीर में टूटी फूटी अगर चीज़ों को मरम्मत अगर जिस चीज़ से होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ, हम लोग का हाथ टूट जाता है, कहीं पर घाव हो जाता है, कहीं पर चोट लग जाता है, नहीं तो जैसे मान लीजिए घाव हो गया तो उस पर क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। तो उस गड्ढा को आखिर में एक ऐसे दिन आता है जो उस गड्ढा क्या हो जाता है? भर जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा जो घाव हुआ रहता है क्या होता है? भर जाता है। चाहे हाथ जो टूटा हुआ रहता है वो क्या होता है? आने वाले समय में कुछ दिन के बाद में वो क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक। लेकिन ये होता कैसे होता है? ये पोषण के द्वारा होता है। पोषण प्राप्त होता कैसे? जैसे हम लोग भोजन जो करते हैं ना, जब भोजन हम लोग करते हैं तो उससे हम लोग क्या मिलता है? पोषण प्राप्त। जैसे हम लोग को क्या उससे मिलता है? वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, नहीं समझे, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये सब चीज़, ग्लूकोज वगैरह मिलता है। ये सब चीज़ हम लोग को किससे मिलता है? पोषण से ही प्राप्त होता है। इसी को ब्रेक डाउन करने के बाद में हम लोग को सब चीज़ों का मरम्मत होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पोषण ही समझ चुके होंगे, ठीक है। अब उसके बाद से पोषण हम लोग समझ गए, ठीक। अब देखिए उसके बाद से हम लोग क्या आता है? ये पोषण के प्रकार आता है। क्या आता है? पोषण के प्रकार। तो पोषण के जो प्रकार होता है, दो प्रकार के होता है। कितने होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषण और एक होता है स्वपोषण, एक होता है पर पोषण। क्या होता है? एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण, ठीक। तो स्वपोषण किसे कहते हैं और पर पोषण किसे कहते हैं, पहले इसको हम लोग जानने के प्रयास करें। स्वपोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद बना ले। क्या कर ले? जो दूसरे जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन खुद को बना लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो होता है क्या होता है? स्वपोषण होता है, अपना भोजन वो खुद के बना लेते हैं। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, उसके पत्तियों में और उसके हरी हरी टहनियों में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। और ये जो होते हैं क्लोरोफिल अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में अपना स्वयं बना लेते हैं। उसको किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक। तो अब उसके बाद से देखिए क्या होता है हम लोग का। अब आता है परपोषण। परपोषण जो होता है, अभी हम लोग स्वपोषण का भी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा परपोषण हम लोग जान लें। और परपोषण क्या होता है? वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण बोलते हैं, ठीक। अब परपोषण के कुछ प्रकार होता है। क्या होता है? परपोषण के कुछ प्रकार होता है। पहला है हम लोग का थी परपोषण के में मृतजीवी पोषण। क्या होता है? मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको हम लोग जानने का प्रयास करें। तो मृतजीवी पोषण उसको कहते हैं जो जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? मृत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक। जैसे कि ये क्या हो गया? कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। क्या हो गया? कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया।
ये सब सारे जीव जो होते हैं कहीं ना कहीं मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो मृत जीवी पोषण होता है ये हम लोग के लिए, हम सभी जीवधारियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ये अगर नहीं होके तो समझिए जे बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि जैसे बहुत से सारे जीव जंतु है, बहुत से सारे पेड़ पौधे हैं, यदि वो डेथ कर जाते हैं यानी मर जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ले जाकर खुले स्थानों पर हम लोग फेंक देते हैं। ठीक, तो खुले स्थानों पर जब हम लोग फेंक देते हैं तो क्या होता है, एक आने वाला समय में धीरे धीरे क्या होता है, वो सड़ता है गलता है। और सड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पर हवा वगैरह बह रहा है तो जिस दिशा में उसका हवा जाएगा तो वहाँ पर गंदगी उसका फैलेगा, और उसके आसपास में जो भी जीव रहेगा तो क्या होगा, उससे प्रभावित, उसके गंदगी से प्रभावित होगा। तो बहुत से सारे जीव मरता है। और इस तरह अगर वो करो ये सब ये जीव ना रहे इसको यूज़ करने वाला, तो अगर नहीं रहता है तो आने वाले समय में इतना ना ज़्यादा गंदगी फैल जाएगा, इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल जाएगा कि कोई भी जीव इस धरती पर नहीं रह सकता है। और उसके प्रदूषण से दूसरे जो मृत जीव है, मृत बॉडी है, उसके प्रदूषण से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक, तो ये जीव बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, जैसे जितने अगर कोई जीव अगर मर गया तो उसको क्या करेगा, खा जाता है सब, यहाँ तक ये चाट जाता है। उसके बाद से बाकी जो चीज़ है वो गैस के रूप में धरती में चला जाता है। यानी कहने का मतलब है यही जो जीव है, जो जिस चीज़ से हम लोग बने रहते हैं उसी चीज़ में क्या करता है, समाहित कर देता है। जैसे हम लोग का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कितना तत्व से मिलकर बना हुआ है, 5 तत्व, जिसको बोलते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित अधम शरीरा। इसको क्या बोलते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित यह अधम शरीर। यानी ये 5 तत्व से हम लोग का शरीर क्या हुआ है, बना हुआ है। और यही सब कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और प्रोटोजुआ हो गए, ये पांचों के पांचों मिलकर उस तत्व में क्या करता है, विलीन कर देता है। ठीक, और वे चीज़ का फिर से पुनर्चक्रण होते रहता है। उसके बाद से अगला आता है कथी, परजीवी पोषण। क्या आता है, परजीवी पोषण। अगला हम लोग को क्या आता है, परजीवी पोषण में अगला प्रकार आता है कथी, परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण क्या होता है, वे जीव जो किसी दूसरे जीव पर अस्थाई या अस्थाई रहकर अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसी को क्या कहते हैं, परजीवी बोलते हैं। तो वो उस जीव को परजीवी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जिसके सिर में क्या रहता है, ढील रहता है। क्या रहता है, ढील समझते हैं, जू, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो जू रहता है किसी के सिर में, तो क्या कहते, उसको क्या कहते हैं, परजीवी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परजीवी बोलते हैं। और जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं पोषी। क्या बोलते हैं, पोषी। तो जैसे जोंक हो गया, क्या होता है, जोंक को आप लोग समझ पाते होंगे। जैसे बहुत सारे माल जाल है जहाँ पर पोखरा वगैरह तालाब वगैरह में धोने आदमी लेकर जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं जीव। क्या होता है, पकड़ लेता है। तो कुछ देर तक पकड़े रहता है। तो जो भैंस हुई जिसमें पकड़ा हुआ है तो वो क्या हो कहलाएगी, पोषी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पोषी कहलाएगी। और जो जोंक हुआ वो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए जो परजीवी किसे कहते हैं और पोषी किसे कहते हैं। माने जो आप माने दे रहा है, जो उसको पोष रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, परजीवी। और जिससे वो प्राप्त कर रहा है तो क्या कहलाता है, वो पोषी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषी कहलाता है। उसके बाद से अगला हम लोग आता है प्राणी संपोषी। क्या आता है, प्राणी संपोषी। तो प्राणी संपोषी का ही परिभाषा क्या होता है, जो प्राणी संपोषी क्या होता है,
वे सारी विधि जिस विधि से जीव जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं। उसमें हम लोग आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाता है, ठीक है, जीव जंतु आ जाता है और उसके बाद से अमीबा वगैरह भी आ जाता है, ठीक। अब देखिए मेढक वगैरह आ जाता है। अब ये हम लोग ये जान चुके हैं जो भाई पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के 2 प्रकार यानी स्वपोषण और परपोषण। कितना होता है, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग जान चुके, ठीक। अब देखिए अगला हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या है अगला टॉपिक है हम लोग क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश जाने हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते किसे है। तो प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जिसके माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण में कुछ ऐसे भाग होते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या होता है, हरित लौक होता है। क्या होता है, उसके जो हरे हरे जो पेड़ होता है उसमें क्या रहता है, हरित लौक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यानी और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहते हैं। क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है, जिसको हरित पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। ये जो पर्णहरित जो होता है यही क्या करता है, सूरज को प्रकाश को अट्रैक्ट करने के काम करता है। क्योंकि जो पर्णहरित होता है इसमें एक हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, ठीक। अब देखिए जो कि ये भोजन सूरज के प्रकाश को अट्रैक्ट क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। और सूर्य के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बना पाता है, ठीक। अब उसके बाद में देखिए तो ये तो हो गया, हम लोग को अभी तक जान चुके हम लोग जो पोषण किसे कहते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। और उसके बाद से अगला है पौधों में पोषण। क्या है, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है हम लोग अभी जाने हैं। ये पौधों में पोषण कैसा होता है, स्वपोषण होता है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उसको किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ये बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन पेड़ पौधे बनाता है। जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब बनाता है तो उसमें उसको ज़रूरत क्या पड़ता है, क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, 4 चीज़ों की जरूरत पड़ता है। कितने चीज़ की जरूरत पड़ता है, 4 चीज़ों की। एक तो उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा में चाहिए जल, उसके बाद में सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट। उसके बाद से क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। सनलाइट तो ले लेता है सूरज से, और एक क्लोरोफिल उसके पास ही है। उसके बाद से वायुमंडल से ले लेता है कितना, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद से अगला क्या जल जो ले लिए रहता है, कहाँ से, क्या बोलते हैं, धरती से। और धरती से जल उसको देता कौन है, एक 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे जिसका नाम है जाइलम उत्तक। क्या नाम है, जाइलम उत्तक। ये जो जाइलम उत्तक होता है ये पेड़ पौधों को जल पहुंचाने का काम करता है, ठीक। इतने 4 चीज़ों की उपस्थिति में ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। और उसके बाद से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद से क्या बनता है, जल बनता है। जैसे इसमें होता क्या है, जैसे सूरज के प्रकाश जैसे ही पड़ता है किस पर, जल पर। किस पर पड़ता है, जल पर, यानी पानी पर। यानी जल का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। अब ये जब जैसे इस पर जब सूरज के जब प्रकाश जब पड़ता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये हाइड्रोजन जो होता है क्या,
ये कार्बन डाइऑक्साइड से संजोग कर जाता है। क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से संजोग कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से संजोग करके क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जो कि ये पेड़ पौधे के ये भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है? ऑक्सीजन पेड़ पौधे रिलीज कर देता है। ठीक। और उसके बाद से जो जल बनता है, जो कि ये अपना जरूरत भर के रखता है, उसके बाद से बाकी को क्या करता है? फिर से ये वेपरिंग कर देता है, वाष्पीकरण कर देता है, और वायुमंडल में फिर से ये चला जाता है। इसलिए पेड़ पौधा लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे यदि हम लोग लगाते हैं तो पेड़ पौधे जो है ये, जिसे यदि 10 लीटर 100 लीटर पेड़ पौधे अगर अपने जड़ से पानी अगर लेता है तो उसका 10% यानी 100 लीटर ही अपना यानी 10 लीटर ही अपना इस्तेमाल करेगा ना, तो बाकी 90 लीटर क्या करता है? भाप बनकर वायुमंडल में उड़ा देता है, और जो कि फिर से वो कुछ दिन के बाद में वो बारिश बन के हम लोग के बीच में यानी धरती पर गिरता है, जो कि ये हम लोग को फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यही चक्र ये चलते रहता है। ठीक। अगला हम लोग को टॉपिक निकल के आता है क्या? प्रकाश संश्लेषण के क्या है? स्थान है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के स्थान। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ठीक, जो उसका पत्ती जब होती है, ठीक है, तो उसका पत्ती जो होती है, उस पत्ती में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल रहता है और ये क्लोरोफिल का ही मुख्य भूमिका क्या रहता है? प्रकाश संश्लेषण कराने में होता है। ठीक। अगर क्लोरोफिल किसी पेड़ पौधे में अगर नहीं रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकता है, और इसका मुख्य भूमिका निभाने के चलते इसको प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। और हरित लव को क्या कहा जाता है? हरित लव को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल जो होता है अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। ये जो क्लोरोफिल जो होता है, पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है, क्या होता है? पत्ती। ठीक। पत्ती जो होता है, उस पत्ती में क्या रहता है? पैलिसेड रहता है। क्या रहता है? पैलिसेड रहता है। और स्पंजी पैरेन्काइमा रहता है। क्या रहता है? पैरेन्काइमा रहता है। ठीक। वहीं पे क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। ठीक। और दूसरा में जो क्या होता है, जो ये जो रंध्र होता है, क्या होता है? रंध्र। ये रंध्र कहाँ पर होता है? रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। ये जो एपिडर्मिस जोन होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे बहुत सारे पत्ता है जो कि क्या होता है? सर गल जाता है। क्या हो जाता है? सर गल जाता है। सर गल जाने के बाद उसका क्या बनता है? बच जाता है, कंकाल बच जाता है। ये आप लोग देखे होंगे, जालीनुमा बच जाता है। ठीक। तो जो जालीनुमा जो बच जाता है, यानी बाकी जितने भी चीज़ गिर गया है वो समझिए उसमें के पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा क्या हो जाता है? वो गिर गया रहता है, और साथ ही साथ उसमें का क्लोरोफिल भी गिर गया रहता है, और उसका कंकाल केवल बच गया रहता है। ठीक। तो उसमें जो छिद्र जो दिखाई देता है, जो पतला पतला इधर उधर छिद्र जो दिखाई दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ये रंध्र के ही जरिए पेड़ पौधे क्या करता है? अपना श्वसन को यानी गैस का आदान प्रदान करता है। उसी के द्वारा गैस लेगा और उसी के द्वारा गैस को छोड़ता है। साथ ही साथ ये जो होता है अपना जो जड़ से लिए रहता है जो जल, उसको आवश्यकता के हिसाब से वो ले लिए रहता है, लेगा, और जो अधिक जब हो जाएगा तो इसी रंध्र के माध्यम से ये क्या करता है? ये फिर से रिलीज वायुमंडल में उस पानी को, एक्स्ट्रा जो पानी रहता है उसको क्या करता है? वो कर देता है। ठीक है। ये जो
रंध्र होता है, इसको नियंत्रण कौन करता है? जिसका नाम है, क्या नाम है? द्वार कोशिका। क्या नाम है? द्वार कोशिका, यानी जिसको गार्ड सेल के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। यही जो है, जैसे जब पत्ती, जैसे इधर जब एक्स्ट्रा जब पानी होगा तो जाकर पानी होगा, जाकर वो रुकेगा कहाँ पे? एपिडर्मिस में। कहाँ पर रुकेगा? एपिडर्मिस में रुकेगा। अब एपिडर्मिस जोन है, एपिडर्मिस जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? फैलने लगता है और फूलने लगता है। तो उसके बाद जो गार्ड सेल होता है, इस यानी रंध्र को, यानी स्टोमाटा के मुंह को क्या करता है? खोल देता है। और खोलने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है? वेपरिंग करके, यानी वाष्पीकरण होकर उसमें का पानी वायुमंडल में उड़ने लगता है। और जैसे उसमें का पानी जो एक्स्ट्रा जो आए रहेगा, ठीक है, एपिडर्मिस हो, वो पानी जैसे उड़ के ख़त्म होता है, उसके बाद से पुनः ये रंध्र, ये गार्ड सेल क्या होता है? उस रंध्र की, यानी रंध्र के जो मुंह है उसको क्या करता है? सिकुड़ा देता है। और सिकुड़ाने के बाद से पुनः ये अपना ओरिजिनल शेप में चला आता है। ठीक, अब उसके बाद से देखिए, ये हम लोग जान चुके, और यह भी हम लोग जान चुके कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन चीज़ की आवश्यकता होती है। जी, प्रकाश संश्लेषण में हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, ठीक, सनलाइट की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक, अब देखिए, तो एक एक हम लोग फिर से देख लें। जैसे पहला हम लोग को टॉपिक क्या है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। ये जो हरी हरी जो पत्तियां होती हैं किसी भी पेड़ पौधे के, ठीक, उसमें क्या रहता है? एक वर्णक रहता है, जिस वर्णक के नाम है क्लोरोफिल, हरा होता है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई पेड़ पौधा के पत्ता ही ये क्या कर सकता है? इस सनलाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, उसी में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके जो नाजुक नाजुक जो टहनियाँ होती है, वो भी क्या करता है? सनलाइट को अट्रैक्ट करता है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, वो भी अपना भोजन बनाने के लायक रहता है। ठीक है, और दूसरा बात देखिए, दूसरा बात यह है कि केवल हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जिसका पत्ता भूअर होता है, लाल होता है, वो भी अपना भोजन बनाते हैं, बशर्ते उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक क्लोरोफिल की मात्रा होना चाहिए। तो जिसमें अगर क्लोरोफिल है तो अपना भोजन आराम से वो बना सकता है। ये रंग, उसके हरा रंग डिपेंड नहीं करता है, जिसका मन है, जिस पेड़ पौधे का अगर पत्ता हरा है वही केवल अपना भोजन बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर उसके अंदर, उसके पत्ता के अंदर अगर क्लोरोफिल की मात्रा है तो अपना आराम से भोजन बना सकता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के रोल। कार्बन डाइऑक्साइड के रोल में क्या होता है? कोई भी पेड़ पौधा है अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड की ही उपस्थिति में बनाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जल से आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आदान प्रदान कर लेता है। सनलाइट के उपस्थिति में जो होता है, अभी हम बताए हैं, जो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और हाइड्रोजन जो होता है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके ग्लूकोज बना देता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो ये बात हम लोग जाने। ठीक, और फिर ये लफड़ा ये पहुंचता है जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में होता है 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03% होता है। उसके अतिरिक्त जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया, जब हम लोग सांस को हम लोग छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, उसमें भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बहुत से सारे हम लोग ईंधन जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं, पेट्रोल वगैरह जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, उस से भी बहुत से सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि ये क्या होता है? पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। ठीक, उसके बाद से हम लोग क्या आता है? जल। क्या आता है? जल। जल जो होता है पेड़ पौधों के लिए काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यदि जल अगर ना रहे तो पेड़ पौधों को जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, समय समय से हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों को
जल देते रहते हैं। ठीक, यदि हम लोग और साथ ही साथ अगर आवश्यकता से अधिक अगर जल अगर दे दिए तभी भी पेड़ पौधों के लिए गड़बड़, और आवश्यकता से कम दे दिए तभी भी पेड़ पौधों के लिए गड़बड़। ठीक, तो जल अगर हम लोग देते हैं उसको समय से उचित मात्रा में, तो उसका जो भी पोषण है, पोषण की प्रक्रिया समय से होते रहता है। ठीक, और ये अगर जल हम लोग देते हैं और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो अपना जल जड़ से भी जो जाइलम उत्तम होता है उसको पहुंचाते रहता है, हम लोग देते भी रहते हैं, उससे भी उसका काम चलते रहता है। ठीक, देखिए उसके बाद से अगला हम लोग क्या आता है, सूर्य के प्रकाश। यदि सूर्य के प्रकाश अगर ना रहे तो पेड़ पौधा किसी कीमत में अपना भोजन बना नहीं सकता है। ठीक, क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति में ही, अभी हम बताए हैं कि सनलाइट की उपस्थिति में ही क्या करता है, जो जल हम लोग दिए रहते हैं या जो जल वो जड़ से लिए रहता है, तो अपना सनलाइट के प्रेजेंटेशन में ही वो क्या करता है, हाइड्रोजन उसका अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। ठीक, और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन अपना क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्या करता है, आपस में संबंध बना लेता है, और जब बनाने के बाद में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जो कि इस पेड़ पौधे के भोजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऑक्सीजन क्या कर लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि हम लोग पेड़ पौधे के नीचे हम लोग नहीं सो सकते हैं। अगर लंबे समय तक अगर हम सोते हैं तो क्या हो जाएंगे, लंबे समय तक हम सोते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे। इसका रीज़न क्या है, तो देखिए अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि पेड़ पौधे जो होता है क्या लेता है, CO2 लेता है, रिलीज क्या करता है, O2 रिलीज करता है, यानी ऑक्सीजन रिलीज करता है। अभी होता क्या है, जैसे अभी हम बोले हैं कि पेड़ पौधे जो होता है लिया कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ा क्या, ऑक्सीजन, किसके उपस्थिति में, यानी सनलाइट के उपस्थिति में ये प्रक्रिया हुआ। लेकिन रात में तो सनलाइट रात में तो है नहीं। अब जो सनलाइट रात में है नहीं तो जो इसका जो H2 है ये ब्रेक करेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ठीक, तो देखिए अब लिया रहता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिया रहता है, लिया रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वापस से छोड़ भी देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कब के बाद बता रहा है, ये रात के कंडीशन बता रहा है। ये दिन में जो होता है, जो सूरज के उपस्थिति में जो होता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन रात में पेड़ पौधे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ देता है। अब उसी पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति अगर क्या हुआ है, लेटा हुआ है, क्या हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, यानी सोया हुआ है। ठीक है, तो वो सोया जब रहेगा, अब जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ा और उसके नीचे सोया हुआ, ये क्या करेगा, सांस लेगा। ठीक, अब इसको तो चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन उस माहौल में, उस वातावरण में उसको तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, उस वातावरण में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो चीज़ जो गैस वहाँ पर उपस्थित रहेगा वही चीज़ में उसको सांस में जाएगा, तो वही चीज़ सांस में ले लेगा, क्या ले लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। जो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस के माध्यम से जब जाएगा तो जैसे लंग्स में पहुंचता है, यानी फेफड़ा में पहुंचता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, लेकर हम लोग को सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर चले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्रेब्स चक्र चला देता है, जो कि जो हम लोग को शरीर में रहता है, जो कि हम लोग भोजन जब किए रहते हैं उस भोजन में गया रहता है ग्लूकोज, क्या गया रहता है, ग्लूकोज C6H12O6, यही कहाँ रहता है, हम लोग को सेल में रहता है। ये तोड़ता कौन है, उसको जाकर ये ग्लूकोज को एनर्जी जल में तोड़ता है कौन, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन तो उस समय गया नहीं तो ये ग्लूकोज टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो क्या होता है, यही बीमारी का क्या हो जाता है, कारण बन जाता है कौन,
ए कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर लंबे समय तक हम लोग पेड़ पौधे के नीचे हम लोग सो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हम लोग को पेड़ पौधे के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका आप अच्छे से जान चुके होंगे। ठीक, अब उसके बाद से अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, उसके बाद से देखिए कुछ और चीज़ छूट रहा था। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक अंग अवयव, तो अवयव तो चार होता है, जो कि जब कई बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट और क्लोरोफिल, 4 होता है। उसका आवश्यक अंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जो क्लोरोफिल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। हरित क्लोरोफिल को, हरित लौ को क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अनिवार्य भूमिका निभाने वाले क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण के इकाई भी कहा जाता है। ठीक, ये बात हम लोग जान चुके। अगला हम लोग क्या है कि अमीबा तथा पैरामीशियम जो होता है प्राणी संपोषी जंतु में आता है। किस में आता है, अमीबा तथा पैरामीशियम जो होता है प्राणी संपोषी जंतु में आता है। ठीक, अभी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, अमीबा के बारे में भी जानेंगे और पैरामीशियम के भी बारे में जानेंगे। इसको इसलिए बता दिए हैं ताकि ये जो होता है प्राणी संपोषी इसलिए होता है कि जिस तरह हम लोग भोजन करते हैं और पाचन की प्रक्रिया करते हैं और हम लोग त्यागते हैं, सेम उसी तरह अमीबा और पैरामीशियम भी भोजन को ग्रहण करता है और पचाता है और त्यागता है। ठीक, अब हम लोग मुख्य रूप से अब जानने की जरूरत आ गया क्या, जंतुओं में पोषण। क्या चीज़ में, जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में जो पोषण जो होता है, तो सबसे पहले हम लोग जान जाए अमीबा होता है। क्या, अमीबा। तो अमीबा के यहाँ पर हम डायग्राम हमने बनाया है। देखिए ये हो गया अमीबा। अमीबा का जो होता है उसका शेप निश्चित नहीं होता है। अमीबा के सबसे पहला गुण यह है जो उसका शेप निश्चित नहीं होता है। इसका शेप निश्चित इसलिए नहीं होता है, ये अपने कूटपात के चलते, किसके चलते, कूटपात के चलते। जैसे ही भोजन इस, और अमीबा के खास बात यह होता है कि इसके शरीर में जहाँ पर भी अगर भोजन अगर चला गया वहाँ पर एक कूटपात के निर्माण ये कर देता है। कहाँ पे, वहीं जहाँ पर इसका भोजन, ये भोजन इसका छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा वो इसका होता है। जिससे जिस बॉडी पर जिस बॉडी के जिस पार्ट पे है अगर उसका आहार अगर बैठ गया, यानी भोजन बैठ गया, वहीं पर एक कूटपात के निर्माण कर देता है। जिससे होता क्या है, जैसे अपना मुंह खोलना शुरू, जैसे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, दिखाए हुए हैं, मुंह जैसे खोलना शुरू हो गया। अब जैसे मुंह जब जैसे जिस यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बैठ गया। ठीक, यहाँ पर बैठ गया, उसके बाद से धीरे धीरे इसका मुंह इस तरह खुलेगा। ठीक, अब ये बैठे हुए जैसे खुलेगा, उसके बाद से अगला जो जीव है अंदर पड़े घसरने का प्रयास करेगा। उसके बाद धीरे से धीरे 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 आते आते ये क्या करेगा, ये धीरे से मुंह को ये अपना बंद कर लेता है। और जैसे बंद कर लेगा, जिसके चलते वहीं पे क्या चीज़ का निर्माण होने लगना है, जिसका नाम है रसधानी। क्या नाम है, भोजन की रसधानी। ठीक, अब वहीं पर भोजन का राजधानी तैयार होगा, भोजन वहीं पर पचकर फिट हो जाता है। ठीक, अमीबा का जो भोजन जो होता है 3 चरणों में खत्म हो जाता है पच होकर। पहले फर्स्ट में तो भोजन को ग्रहण करेगा, पहला स्टेप। दूसरा का स्टेप में उसका पाचन करेगा। तीसरा का स्टेप में क्या करेगा, वो बहिष्कार कर देगा, यानी निष्कासित भोजन को, जैसे जो जरूरत है उस पचा लेता है, जो जरूरत है उसको रोक लेता है, बाकी चीज़ को कहता है मल के रूप में उसको क्या करता है, त्याग देता है। तो 3 चरणों में अमीबा का जो क्या होता है, भोजन को पच के निष्कासन हो जाता है। ठीक है, जो जिसको जो जहाँ से इसका मुंह खुलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूटपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूटपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूटपात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अमीबा के बारे में भी आप लोग अच्छा से जान गए हो। उसके बाद से देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है पैरामीशियम का बनाया है। क्या चीज़ का, पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो आकार होता है किस आकार का रहता है, जैसे हम लोग घर पर जो कपड़ा वगैरह है ना, कपड़ा पर जो ब्रश होता है, जो खींचते जो वाश हम लोग कपड़ा को वाश करते हैं, तो जिस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं उसको साफ करने में, क्लीन करने में, बस उसी के भांति ये होता है। ठीक, बाहर बाहर जो इस तरीके से जो रहता है, जो रेशेदार इस तरह के झावा जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। जैसे अभी हम पढ़े हैं जो अमीबा में कहीं
अमीबा में अभी हम लोग पढ़े हैं जो अमीबा में कहीं स्पेशल स्थान नहीं है जहाँ से अपना भोजन ग्रहण करें। जैसे हम लोग में स्पेशल मुंह है ना, जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें कहीं प्रकार की इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और साथ ही त्यागने के लिए स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से मर्जी वहाँ से वो त्याग सकता है, जहाँ से मर्जी वो अपना भोजन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसमें इस तरह की व्यवस्था पैरामीशियम में नहीं होता है। ठीक, इस पैरामीशियम के लिए अलग एक जगह होता है जो कि जिससे भोजन अपना ग्रहण कर, जैसे यहाँ पर दिखाए हुए है, जैसे इसका भोजन यहाँ पर आ रहा है। ठीक ठीक, उसके बाद से जैसे भोजन आएगा तो क्या हो जाता है, भोजन ये सब भोजन राजधानी क्या है ये भोजन राजधानी है। उसका जैसे भोजन आएगा उसके बाद से भोजन राजधानी बन जाएगा। ठीक, उसके बाद से ये इसके लिए त्यागने के लिए एक जगह अलग होता है, जैसे यहाँ पर हम दिखाए हैं। ठीक है, क्या है ये त्यागने के उसके जगह है। तो भोजन को जो त्यागने के भी अपना स्पेशल जगह रहता है, जिस तरह हम लोग में होता है। ठीक, त्यागने के लिए एक स्पेशल हम लोग को अंग, शरीर का अंग है, और भोजन करने के लिए भी एक स्पेशल अंग है। लेकिन ये अमीबा में उस तरह के कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक, अब देखिए, जहाँ से भोजन जो ग्रहण करता है इसको बोलते हैं भोजन कोशिका मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीशियम जहाँ से भोजन ये ग्रहण करता है उसको बोलते हैं भोजन कोशिका मुख। और जहाँ पर इस भोजन जो जाके इसको पचने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं भोजन रसदानी का निर्माण। क्या बोलते हैं? भोजन रसदानी का निर्माण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग अच्छा से समझ गए। अब देखिए, अब आता क्या है, अभी हम लोग पेड़ पौधे के बारे में जाने, उसके बाद से हम लोग जाने किसके बारे में, अमीबा के बारे में जाने, अमीबा के बारे में बाद से हम लोग पैरामीशियम के बारे में जाने। अब हम लोग को हम लोग चैप्टर आता है, चैप्टर का मेन टॉपिक आता है जिसका नाम है मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या नाम है? मनुष्य के पाचन तंत्र। तो मनुष्य जो होता है सबसे ऊंच जाति में गिना जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र में उसके जो आहार नाल है और उस आहार नाल से जुड़ी जो भी पाचक जो रस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जाने मनुष्य के आहार नाल। क्या आता है टॉपिक हम लोग को? मनुष्य के आहार नाल। ठीक, तो आहार नाल में सबसे पहले हम लोग को क्या आता है? मुख गुहा। क्या आता है? मुख गुहा। मुख माने मुंह और गुहा माने खाली स्थान होता है। क्या होता है? मुख मीन्स मुख होता है, सबको जानता है मुख माने मुख होता है, और गुहा माने खाली स्थान। इस मुख गुहा को बंद करने के लिए और खोलने के लिए दो मांसल चीज होता है जिसका नाम क्या है? ओंठ है। क्या नाम है? ओंठ, जिसको लिप्स बोलते हैं। ये मांस के बना होता है। इस मुख गुहा के अंदर एक जिह्वा होता है। क्या होता है? जिह्वा, जिसको जीभ बोलते हैं, और उसमें 32 दांत होता है। जो माने यंग पर्सन उसका 32 दांत होता है, जो बच्चा होता है उसमें 20 यानी जिसको दूधिया दांत बोलते हैं उसका 20 होता है। ठीक, और उसमें एक मांसल जिह्वा होता है जो कि उस दांत के ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा के बीच में वो क्या रहता है? नीचे रहता है। ठीक, इसके बीच में रहता है। ये जिह्वा जो होता है पीछे से कनेक्टेड रहता है, लेकिन आगे से क्या रहता है? खुला रहता है। जिह्वा आगे पीछे हो सकता है, जिसके चलते ये जिह्वा हम लोग को भोजन अंदर करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये जिह्वा जो होता है हम लोग का स्वाद बताने में भी काम आता है। अगर जिह्वा अगर नहीं रहता तो हम लोग किसी भी चीज़ के स्वाद नहीं बताते, क्योंकि स्वाद जो कलियाँ होती है जिह्वा पर ही रहती है। जो आप लोग आईना में निकाल कर अपने जीभ को देख सकते हैं, जो फुंसी जैसे दिखाई जो देता है हम लोग को जीभ पर, वही उसी को क्या बोलते हैं? स्वाद कलिया। लगभग 10,000 की संख्या में स्वाद कलिया होता है। आगे जो होती है स्वाद कलिया के शेप और साइज छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे पीछे हम लोग जाते हैं, अंदर जाते हैं, वैसे वैसे स्वाद कलिया की शेप और साइज बड़ा होते जाता है। ये जो होता है मिठाई, खटाई, कड़वा, ठीक, और नमकीन,
ये चार ये स्वाद बताने का काम करता है। कौन? स्वाद के लिए। अगर स्वाद आँख मूंद कर भी हम लोग रसगुल्ला खाएं तो स्वाद के लिए के चलते हम लोग बता सकते हैं ये क्या है, ये रसगुल्ला है। यानी क्यों? क्योंकि वो मीठ लगा। ठीक, तो स्वाद के लिए हम लोग को बता दिया जब भाई अगर वहीं कोई कड़वा चीज़ हम लोग मुंह में डाल दिया, अगर हम लोग आँख बंद है तो हम लोग आँख बंद किए हुए हम लोग महसूस कर लेंगे कि क्या चीज़ है, ये कड़वा चीज़ है। किसके चलते? उस स्वाद के लिए के चलते। ठीक, अब अगला है तो हम लोग कहती है दांत। क्या है? दांत। दांत जो होते हैं, जो सबसे जो दांत के जो पार्ट होता है जो मांस के अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। ठीक, और जो मांस से ऊपर जो निकला रहता है पार्ट जो हम लोग को जो नज़र आ रहा है उसके सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर। और सिर और जड़ के बीच के जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्दन बोलते हैं। ठीक, जिसका ग्रीवा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इस जो दांत जो होता है अंदर से खोखला रहता है। क्या रहता है? खोखला, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा बोलते हैं। अब उस मज्जा गुहा के बाहर एक कड़ा, जिसको कड़ा एक भाग होता है जिसका दंत अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत अस्थि बोलिए चाहे डेंटाइल बोलिए। क्या बोलिए? दंत अस्थि बोलिए या डेंटाइल बोलिए। ठीक, दंत अस्थि भी बोल सकते हैं या डेंटाइल होता है। एक हल्का पीला रंग का होता है। कैसा रहता है? ये हल्का पीला रंग का रहता है और एक काफ़ी कड़ा होता है। ठीक, काफ़ी कड़ा होता है और इसके बाहरी जो भाग होता है जिसको बोलते हैं इनामुल, जो कि हम लोग देख पाते हैं, इनामुल को ही देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? इनामुल को ही देख पाते हैं। अगर इनामुल अगर नहीं रहता तो हम लोग ये काफ़ी क्षतिग्रस्त बहुत जल्दी से ही हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे ये कैसे होता है। ठीक, अब ये दांत जो होता है, दांत के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दांत के चार प्रकार होते हैं। एक तो होता है कृंतक, दूसरा का होता है रत्नक और तीसरा का होता है अग्रचौणक, उसका अगला होता है चौणक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, तो अभी लाइट कट चुका है, थोड़ा सा ये चार्जिंग वाला बॉल है, इसी से काम चल रहा है। आप लेक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी जस्ट आ ही जाएगा। ये जो होता है क्या, ये सबसे पहले हम लोग जाने कृंतक यानी इंसाइजर। इंसाइजर जो होता है, जो आगे जो चौड़े चौड़े जो हम लोग को दांत दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइजर। कितना लोग इंसीजर भी कहते हैं, कितना इंसाइजर भी कहता है। ठीक है, जिसको हिंदी में कर्तनक या कृंतक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। क्या होती है? इसकी संख्या चार होती है। इसका दूसरा नाम, एक कृंतक का दूसरा नाम क्या? नोज तीथ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? नोज तीथ, क्योंकि नाक के जिस सीधे सामने, नाक के सीधे सामने होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नोज तीथ बोला जाता है। ठीक, उसके बाद से इसकी संख्या बता दिए। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी चीज़ को काटना। जैसे हम लोग मूली खाते हैं या मिर्च खाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? आगे से नहीं करते हैं, पीछे तो ले जाकर जबड़ा से नहीं करते हैं, आगे से करते हैं। इसका काम है काटना। उसके बाद से अगला जो है कैनाइन। क्या नाम है? कैनाइन। कैनाइन जो होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? इंसीजर जो होती है इसकी संख्या 8 होता है। 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी 8 होता है। ठीक, और इंसीजर की संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे होता है। ठीक, जो इंसीजर जो होता है, जो मांसाहारी जो जीव होता है उसमें इंसीजर काफ़ी नुकीला होता है, और जो शाकाहारी होता है उस काफ़ी नुकीला नहीं होता है और छोटा भी होता है। और जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे जो चुड़ैल के रूप लेता है सब,
ठीक है। तो जो दांत जो दिखाई देता है, दांत दांत दिखाता है सो निकला हुआ ऐसे दिखाता है सुनो, तो वो क्या दिखाता है सो इंसीजर दिखाई देता है। क्या देता है, सॉरी कैनाइन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कैनाइन। ठीक, इसको कुत्ता में देखिएगा, लोमड़ी में देखिएगा, शेर में देखिएगा, बिल्ली में देखिएगा, एक काफ़ी नुकीला होता है। क्या होता है, काफ़ी नुकीला होता है और लंबा भी होता है, ताकि इस सबको शिकार, लोमड़ी वगैरह के भी शिकार पकड़ने में काफ़ी सहूलियत होता है। ठीक है उसको, और इसका काम जो होता है फाड़ने का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ को फाड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग इसका नाम भी जान गए, इसका काम भी जान गए और इसका संख्या भी जान गए। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर होता है, इसकी संख्या कितने होते हैं, 12 होता है। कितने होते हैं, इसकी संख्या 12 होता है। कितने होता है, इसकी संख्या 12। प्रीमोलर की संख्या जो होता है 12 होता है। और ये जो होता है प्रीमोलर और मोलर, मोलर की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, मोलर की संख्या 8 होता है। प्रीमोलर और मोलर दोनों के दोनों क्या होता है, भोजन को पीसने का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। ठीक है, तो भोजन को पीस देता है, आगे वाला काट दिया, बगल वाला फाड़ दिया, और पीछे वाला क्या कर दिया, जो प्रीमोलर और मोलर जो होता है उसको अच्छा से पीस कर फिट कर दिया। ठीक, तो ये रहा हम लोग को किसका हिस्ट्री, ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे दांत के बारे में। ठीक, लेकिन आज के समय जो है इतना ना भाग दौड़ की दुनिया है कि हमको लग नहीं रहा है कि माने लोग प्रीमोलर और मोलर का ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते होंगे, खासकर उस बारात में, जिस बारात में हम बाराती जाता है सब, हमको मैंने लग नहीं रहा है जो उसका मैंने इस्तेमाल करता है। जैसे एक टेबल पर 4 आदमी बैठे हुए हैं, 2 पीस चलाते चला गया। ठीक, अब वो जैसे अभी एक को पहला दिया, दूसरा तीसरा पर जैसे उसके देते उसके पास जब फिर से रिटर्न होगा ताकि हम दूसरे पास जाएं, तब तक वो खा के फिट है। ठीक, तो क्या संभव है जो उतना देर में खा लेना, नहीं ना है। अगर प्री मोलर और मोलर का इस्तेमाल करता है तो कहा जाता है, आयुर्वेद बताता है, जब भोजन को हम लोग को एक जो निवाला जो होता है जिसको एक कौर बोलते हैं, ठीक, उसको 32 बार लगभग में चबा के खाना चाहिए। लेकिन 32 बार हम लोग कहाँ चबा पाते हैं, 2-4 बार इधर उधर किए तब तो अंदर चला गया। ठीक है, तो देने वाला भी कन्फ्यूज होता है, क्या जाने अगला आदमी को हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। वो तो दिया था लेकिन अगला आदमी उड़ा दिया। ठीक, देखिए अगला, देखिए अगला हम लोग को टॉपिक आता है दंत अस्थिक्षय। क्या आता है, दंत अस्थिक्षय। तो दंत अस्थिक्षय क्या होता है, जैसे जैसे दंत अस्थिक्षय में क्या होता है, जैसे बहुत से सारे मीठ चीज़ जिस हम लोग खाते हैं, शर्करा चीज़ खाते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं, नहीं चॉकलेट वगैरह खाते हैं, मिष्ठान वगैरह खा लेते हैं, रसगुल्ला छेना वगैरह खा लेते हैं, नहीं तो खा लेने के बाद में उसको अच्छा से हम लोग दांत को सफाई नहीं करते हैं। नहीं, ये चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं तो कहाँ कोई कुला वगैरह करता है अच्छा से, ये चॉकलेट का मतलब कुछ भी नहीं, खा लिए ठीक है कोई बात नहीं, खा लेते हैं। तो कुछ दिन के बाद में क्या होता है, क्या लंबे समय के बाद जो वो मीठा जो है धीरे धीरे हमारे दांतों पर क्या होता है, दांतों के जो इनामोल जो लेयर है उस पर बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये उस पर क्या करता है, उसके साथ में संयोग कर लेता है, और संयोग करके वो क्या चीज़ के रूप धीरे धीरे लेने शुरू कर देता है, ये अम्लीय होना शुरू कर देता है। और अम्ल के जैसे ये अम्ल के रूप ले लेगा, उसके बाद से यह जो धीरे धीरे उस पर ये अम्ल जो है उस दांत पर क्रिया करना शुरू कर देता है, और आने वाले समय में जो इनामोल है उसको क्या करता है, धीरे धीरे डैमेज कर देगा। और डैमेज करने के बाद में एक ऐसे समय आएगा जो कि ये वो दांत क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो बहुत ऐसे दांत है जिसमें
जिसको हम लोग खोखिला बोलते हैं, वो खोखिला हो जाता है। और नहीं तो कितना लोग दांत खराब हो जाता तो उखाड़ कर भी फेंकना पड़ जाता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद से हम लोग को आता है दंत पलाक। क्या आता है? दंत पलाक। तो दंत पलाक होता क्या है? दंत पलाक जो होता है, किसको कहते हैं? दंत पलाक। तो दंत पलाक जो होता है, जो दांत पर जो हम लोग जो खाते हैं और जो गंदगी लेयर जो दांत पर हम लोग बैठ जाता है, अच्छा से हम लोग साफ नहीं करता है, तो जो दांत के ऊपर जो लेयर बना रहता है जो गंदगी का, उसी को दंत पलाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत पलाक बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दंत अस्थिचय और दंत पलाक के बारे में जान गए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को सुबह शाम नहीं तो कम से कम एक बार सुबह सुबह ही अच्छा से ब्रश जरूर कर लेना चाहिए और अच्छा पेस्ट के साथ में करना चाहिए। ठीक, अगला में हम लोग को आता है, क्या आता है? मुख गुहा के अंदर ही रहता है क्या? 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहती है। क्या रहती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहती है, जिसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सबमैड्यूल ग्रंथि लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक, जैसे हम लोग भोजन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग के मुंह से ये लार ग्रंथि जो होती है, ये लार रिलीज करना शुरू कर देती है, जो कि जितने ज़्यादा हम लोग भोजन अगर हम लोग करेंगे, जितने ज़्यादा हम लोग भोजन को चबाएंगे उतना ही ज़्यादा लार ग्रंथियाँ निकलेगा। और जितने ज़्यादा भोजन हम लोग को चबाएंगे उतना ही ज़्यादा भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उतना ही अच्छा से पाचन होगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? मुंह में ही होता है। क्योंकि मुंह में जो होता है 2 प्रकार की प्रक्रिया हो जाता है, केमिकली भी होता है और फिजिकली भी होता है। कौन होता है? केमिकली भी प्रक्रिया होता है और फिजिकली भी प्रक्रिया होता है। ठीक, तो जितने ज़्यादा बार हम लोग को फिजिकली अगर करते यानी चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट उतना ही ज़्यादा मात्रा में टूटेगा और उतना ही ज़्यादा मात्रा में लार ग्रंथि हमारे मुंह में अच्छे से सनाएगा। अच्छे से जब सनाएगा तो पेट के अंदर जाने में भी कोई दिक्कत भोजन को नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए, उसके बाद से जैसे हम लोग भोजन को हम लोग चबा लेते हैं, चबा के अंदर करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद से हम लोग भोजन कहाँ पर जाता है? अगला स्टेप में कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। किस में जाता है? मुंह के बाद में भोजन हम लोग कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। जो और एक ग्रसनी जो होता है 2 भाग में बटा रहता है। कितने भाग में बटा रहता है? ग्रसनी जो है आगे जाके कितने भाग में बट गया रहता है? 2 भाग में बटा रहता है। एक भाग को बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं? एक भाग को बोलते हैं कंठ द्वार और दूसरका को बोलते हैं निगल द्वार। ठीक, ये ग्रसनी 2 भाग में आगे जाके बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं कंठ द्वार, दूसरा का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निगल द्वार। कंठ द्वार पड़े हम लोग सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? कंठ द्वार पड़े सांस लेते हैं। निगल द्वार पड़े क्या लेते हैं? हम भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। अब ये दोनों के ऊपर एक मांसल, एक पट्टी लगा रहता है। क्या रहता है? दोनों के बीच में एक मांसल पट्टी लगा रहता है। ठीक है, जो कि अंगुली नुमा रहता है। तो समय पर कंठ द्वार के भी बंद कर देता है, समय पर निगल द्वार के भी क्या करता है? ये बंद कर देता है। तो कैसे करता है? जैसे मान लीजिए हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग जैसे भोजन को हम लोग करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो ये जो मांसल जो पट्टी है, जिसका नाम है, क्या नाम है? एपिग्लोटिस नाम है। क्या नाम है? एपिग्लोटिस नाम है। ये जो मांसल एपिग्लोटिस जो होता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो ये कंठ द्वार को, दरवाजे को क्या करता है? बंद कर देता है। आराम से निगल द्वार वाले भोजन हम लोग को चला जाता है। ठीक, अगर वहीं हम लोग सांस लेते हैं तो ये क्या करता है? ये
निगल द्वार के दरवाजा को बंद कर देता है और कंठ द्वार के दरवाजा को खोल देता है। आराम से हवा हम लोग को अंदर चला जाता है। ठीक, अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जब खाना खाने बैठते हैं ना, और खाना खाने बैठे हुए हैं और किसी के ख्वाबों में खोए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं ना, और किसी के ख्वाबों में खोए हुए उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक, अब तो ब्रेन इन्वॉल्व है उस अगला आदमी के चक्कर में। भोजन हम करते जा रहे हैं, जैसे हम भोजन करेंगे तो भोजन तो कंठ के अंदर जाएगा। अब जैसे जाएगा कहाँ पर, ग्रसनी से होकर निगल द्वार और कंठ द्वार के पास। तो एपिग्लोटिस को इतना ये मालूम नहीं रहता है कि ये जो भोजन जो है, ये भोजन आ रहा है कि हवा आ रहा है, हमको कंठ द्वार को बंद करना है कि निगल द्वार को बंद करना है। क्योंकि इसका कंट्रोलर है ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है? ब्रेन जब हम ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छा से उसको डिटेल्स में हम बताएंगे। फिलहाल में आप जानिए ये ब्रेन का एक भाग होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है क्या करता है, ब्रेन को, बहुत बहुत धन्यवाद लाइट आने के लिए। चलिए, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जोन होता है एपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है। जैसे भोजन जाएगा तो निगल कंठ द्वार को बंद कर देगा, निगल द्वार पर भोजन चला जाएगा। जैसे हवा जाएगा वो निगल द्वार को बंद करेगा, कंठ द्वार को खोलेगा, हवा चला जाएगा। लेकिन ये तो ब्रेन हमारा इन्वॉल्व है किसी और, हम लोग का ब्रेन जो इन्वॉल्व रहा था किसी और के चक्कर में हम लोग भोजन करते जा रहे हैं। अब इसको खुद समझ में नहीं आता एपिग्लोटिस को किसको हम बंद करें, और इसी चुपचाप बीच में खड़ा रहता है। कुछ तो भोजन चला गया कहाँ पे, कंठ द्वार पर है, और कुछ भोजन चला गया निगल द्वार पर। तो निगल द्वार पर गया था तो ठीक है, वो तो रास्ता उसको वहीं जाना है। लेकिन जैसे कंठ द्वार पर अंदर जाने का प्रयास करता है तब तक इधर से लंग्स को नजर आता है, अरे ये कौन आ रहा है। ठीक, अब भैंस के लात मारता है, तुम इधर मत आओ, हम तुम्हारे क्षेत्र ये नहीं है, ठीक है, तुम अलग क्षेत्र में आ रहे हो। जैसे इधर से प्रेशर बनाता है एयर, तब तक हम लोग को हिचकी आ जाता है, सरक जाता है। ठीक, तो हम लोग कहते हैं, चाहे दूसरा कोई कहता है, कोई हमको याद कर रहा था, ये ससुरा अगला आदमी तुमको याद कर रहा था, तुम दूसरा किसी को याद कर रहा था। ओ, तुम दूसरा किसी को याद कर रहा था, वो अगला आदमी नहीं तुमको। ये हम लोग क्या करते हैं, उल्टे बोल देते हैं। हम लोग उल्टे कह देते हैं जो अगला आदमी हमको याद कर रहा था, लेकिन हम लोग तो खुद उसको याद कर रहे थे, जिसके चलते हम लोग को ब्रेन काम नहीं किया और एपिग्लोटिस को ऑर्डर नहीं दिया। ठीक, तो यही चक्कर होता है। ठीक, अब अगला देखिए, अब जब भोजन ग्रसनी से कहाँ जाता है, कर निगल द्वार पर। निगल द्वार हम लोग समझ गए। कंठ द्वार हम लोग जब हम लोग श्वसन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो कंठ द्वार को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब ये जो कंठ द्वार के अगला जो भाग होता है जिसको बोलते हैं ग्रास नली, क्या बोलते हैं, ग्रास नली। तो कंठ द्वार से भोजन किस में जाता है, ग्रास नली में जाता है। ठीक, ग्रास नली में जैसे भोजन जब जाएगा तो इसमें एक तरंग सा फैल जाता है। क्या फैल जाता है, एक तरंग फैलता है, जिस तरंग के नाम है क्रामाकुंचन। क्या नाम है, क्रामाकुंचन। क्योंकि अगर वहीं क्रामाकुंचन अगर वो तरंग अगर ना फैले, क्रामाकुंचन अगर ना होके, तो भोजन हम लोग को ग्रास नली से आमाशय में नहीं जा सकता है। ठीक, तो देखिए जैसे क्रामाकुंचन होता है क्या, जैसे यहाँ पर भोजन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भोजन आया, अब इसके यहाँ पर पुश करेगा, जैसे दाबेगा, अब यहाँ फैलाव होगा, भोजन मैंने यहाँ पर चलाएगा, फिर यहाँ पर दाबेगा।
ठीक, फिर इस तरफ भोजन आएगा आगे। जिस तरह हम लोग पेस्ट जिसे ख़त्म हो जाता है ना पेस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, यूँ दाबते हैं, फिर यूँ दाबते हैं, यूँ दाब कर थोड़ा सा भी रहता है तो निकाल के हम लोग क्या करते हैं, ब्रश में लगा के ब्रश कर लेते हैं नहीं। तो बस सेम उसी तरह करामाकुंचन होता है। उसी तरह दाबते दाबते भोजन धीरे धीरे, जितना तेज तेज हम लोग भोजन करते हैं उतना तेजी भोजन आमाशय में नहीं जाता। अगर उतना तेज अगर जाता भोजन या पानी तो हम लोग मर जाते हैं, क्योंकि उतना ही बर्दाश्त करने लायक ये नहीं है। ठीक, ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये भोजन हम लोग को शरीर के यानी आमाशय में जाता है। ठीक, तो एक ग्रास नली जो होता है इसमें भोजन के किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, केवल ये जाने का रास्ता है। क्या है, जाने का रास्ता है। ठीक, अब ये ग्रास नली से भोजन किस में चला आता है, आमाशय में चला आता है। किस में आता है, आमाशय में चला आता है। आमाशय जो होता है, आमाशय के 3 भाग होता है। कितने भाग होता है, 3 भाग। पहला भाग को बोलते हैं कार्डियक, दूसरा का भाग को बोलते हैं फुंडिक, तीसरा का भाग को बोलते हैं पाइलोरी। क्या बोलते हैं, पाइलोरी। ठीक, और जो आमाशय जो होती है, ये जो आमाशय के पहला भाग जिसको बोलते हैं कार्डियक, उसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। देखिए यही HCl जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि तेजाब का ये फार्मूला है। ठीक, प्योर तेजाब तो होता है H2SO4, ये प्योर तेजाब है, ये भी तेजाब है, लेकिन काफ़ी खतरनाक होता है। ये चाहे तो हड्डी को भी गला सकता है। अब बताइए, हड्डी को जो गलाने की क्षमता रखता है और एक मांस को गला नहीं सकता है, क्या रीज़न है, अभी हम लोग जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसका काम देखें, ये सेल के जैसे हम लोग भोजन जब हम लोग करते हैं तो कुछ जैसे जब हम चबाते हैं तो जिस भोजन में बहुत से सारे बैक्टीरिया जाता है भोजन के माध्यम से, जो कि बहुत ऐसे बैक्टीरिया है छोटे, जो कि ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि है इसके द्वारा वो मारा जाता है। ठीक, उसके बाद से कुछ थेथर होता है सब बैक्टीरिया में, वो मानता ही नहीं, सीधे धड़ धड़ाई चल जाएगा आमाशय में। आमाशय में जैसे जाएगा सो तो यही HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को सब नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। पहला काम इसका हो गया। ठीक, अब इसका बाद से अगला क्या है, इसका जो स्वाद होता है कैसी होता है, कैसा होता है इसका स्वाद, खट्टा होता है। कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्वाद जो होता है कैसा होता है, खट्टा होता है। ये जितना ही ज़्यादा हम लोग भोजन करेंगे नो, जितने ज़्यादा भोजन हम लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। ठीक, ठीक है, जितने ज़्यादा भोजन हम लोग करेंगे उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होगा। ठीक, तो होता क्या है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कंठ पर ले खा लेते हैं। क्या होते हैं, कंठ पर ले खाते, इतना ना ज़्यादा खा लेते हैं तो जितना ही ज़्यादा भोजन करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका स्राव होगा। तो यही हम लोग को पेट फूल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिडिटी हो गया है। और धुआंने ढेकार, यानी ढेकार जो आएगा खट्टा आएगा, ले गए जब उधर से आएगा, जब गैस निकलेगा नू, लगता है जो नाक भी जल गया और मुंह भी जल गया। इतना ना खतरनाक ढेकार आता है, क्योंकि आप लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में ज़रूर इस चीज़ को महसूस किए होंगे। ठीक है, तो जो खतरनाक जो ढेकार जो आता है ना, ठीक है, वैसे चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चलते जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ को खाते हैं जिसका नाम है इन्नो। क्या नाम है, इन्नो। इसका इन्नो MgOH का होल ट्वाइस, ये इन्नो का फार्मूला है। क्या चीज़ का फार्मूला है, MgOH के होल ट्वाइस। ये क्या चीज़ का फार्मूला है, यानी इन्नो का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अब इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी को जब हम लोग
खाते हैं तो क्या करता है, इसको कंट्रोल कर देता है। यानी इस ये जो होता है इसको बोलते हैं अम्ल। ये होता है अम्लीय होता है, ठीक। ये होता है भस्मिक। ये अम्ल और भस्म जो मिल के जो बनाता है तो उसको बोलते हैं लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। अम्ल प्लस अम्ल और भस्म मिलता है तो क्या बना देता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। ठीक ठीक। यानी एसिड और बेस जो आपस में जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, जो कि किसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो वही चीज़ जो अम्ल अगर बढ़ जाता है तो हम लोग क्या चीज़ खाते हैं? लवणीय कोई चीज़ खाते हैं। क्या कहते हैं? लवणीय। ठीक है, सॉरी, भास्मिक चीज़ खाते हैं। क्या खाते हैं? भास्मिक। ये दोनों आपस में जब रिएक्शन जब कर लेता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, जो कि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक। तो जैसे बारात में हम लोग चले गए, अच्छा आप कर खा लिए, हाँ, पॉकेट में पैसा नहीं है, बोला बड़ा, ठीक। देखिए क्या कीजिए, जाइए धड़धड़ाइले कहाँ पे? उस बावर्ची के पास। बावर्ची को बुलाइए, कहिए चाचा आप भोजन बनाए हैं? तो हाँ, वाह गजब नो, गजब, क्या स्वाद के भोजन आप बनाए हैं। माने खाने वाला आदमी खाना तो दूर के बाद हाथ चाट रहा है, इतना स्वादिष्ट बनाया एकदम सब। उसको इतना ना ज़्यादा लपेटिए, इतना ज़्यादा लपेटिए एकदम बेचारा एकदम गदगद हो जाए, एकदम फूल के एकदम सब भैंसा हो जाए। तब उसके बाद से कहिएगा चाचा तो थोड़ा सा सोडा मिलेगा का? तो वो तो इतना ना ज़्यादा आप चढ़ा दीजिएगा जी सोडा का, वो जान देने के लिए तैयार रहेगा। हड़ा दिन सोडा देगा, सोडा ले लीजिए। उसके बाद से सलाद तो बना ही रहता है, तो सलाद जिसे बना रहता है तो उसमें से भी आप नींबू निकाल सकते हैं या अलग से भी नींबू मांग सकते हैं, मिल जाएगा। उस सोडा में आराम से आप उसको निचोड़ दीजिए। क्या? उस नींबू को समझिए इन्नू बन के तैयार, आर्टिफिशियल इन्नू बन के तैयार। चाट दीजिए, पानी पी जाइए, एकदम भोजन पच के टन टन, किसी प्रकार के एसिडिटी की शिकायत नहीं आएगा। ठीक। अभी हम लोग जाने कार्डियक के बारे में। उसके बाद से अगला खंड है अमाशय के दूसरा खंड, जिसको बोलते हैं फुंडिक। फुंडिक जो होता है उसमें रहता है क्या? एक अंगुली नुमा एक मांसल संरचना होता है जिसका नाम है रुचि। क्या नाम है? रुचि। ये जो रुचि जो होता है भोजन को यहीं रोक के रखता है। जो अमाशय के दूसरी भाग जिसको बोलते हैं फुंडिक, ठीक, ये इसमें रहता है रुचि। क्या रहता है? रुचि। ये अंगुली नुमा आकृति का रहता है। ये भोजन को रोक रखता है लगभग में अमाशय में भोजन को 4 घंटा रोकता है। कितना घंटा रोकता है? 4 घंटा रोकता है। और 4 घंटा रोकता है और रोक के वहीं पर पाचन की प्रक्रिया करता है। ठीक। एक एशियल के एक थोड़ा सा और फैक्ट जान लीजिए। हमारे शरीर में लगभग ये जितने भी बैक्टीरिया है सबको एसीएल ही मारने का काम करता है। अगर एसीएल अगर नहीं रहता तो काफ़ी क्षति भी पहुंचता है, क्योंकि बहुत ऐसे बैक्टीरिया जो कि मुंह में नहीं मार पाता है, एसीएल ही मारता है। ठीक। अब देखिए ये जो रुचि जो है ये भोजन को रोकने का काम करता है। जैसे भोजन हम लोग नहीं किए, क्या किए? भोजन नहीं किए, पेट खाली है, तो यही रुचि क्या होता है? टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है?
टाइट हो जाए, कनकना जाता है। और टाइट होगा, जैसे आमाशय के जो दीवार उस पर जब पड़ेगा तो रुचि क्या करता है, उसमें चुभन करता है, जिसके चलते खाली जब पेट रहता है तो हम लोग को पेट में दर्द होना शुरू होता है। वहीं रुचि जो जाके क्या होता है, पेटों में चुभता है और हम लोग दर्द महसूस करते हैं। ठीक, उसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग को आता है क्या, जिसका नाम है पाइलोरी। क्या नाम है उसका? तीसरा खंड आमाशय के नाम क्या है? पाइलोरी। भोजन जो है पाइलोरिक में जाते जाते बिल्कुल कैसे हो गया रहता है, जानते हो कैसे हो गया रहता है? वो बिल्कुल लेई जैसे, जो लेई जिसको हम लोग जो साटने में, पंपलेट वगैरह साटने में या तिलंगी वगैरह साटने में जिसका इस्तेमाल करते हैं, एकदम तो कभी उस लेई के समान हो गया रहता है। ठीक, आमाशय में जो है, जो कंप्लीट रूप से भोजन का पाचन तो नहीं हो पाता है, लेकिन लगभग में हो ही गया रहता है, लगभग में 90% उसमें भोजन के पाचन हो गया रहता है। लेकिन उसमें केवल प्रोटीन का ही पाचन हुआ रहता है, लेकिन आंशिक रूप से वसा का भी पाचन हुआ रहता है। ठीक है, आंशिक रूप से वसा का पाचन कहाँ पर होता है, माने आंशिक रूप में थोड़ा सा पाचन वसा के कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। उसको कौन करता है? जिसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये जो पाइलोरिक में भोजन आकर इसका नाम क्या पड़ जाता है? उस लेई का नाम पड़ जाता है चाइल। क्या नाम पड़ जाता है? चाइल। ध्यान से सुनिएगा। अब ये पाइलोरिक से भोजन जाता है किसमें? छोटी आंत में जाता है। ठीक, तो सबसे पहले भी इसको छोटी आंत से जानने से पहले कुछ और इसका फैक्ट जाने हम लोग। आमाशय, आमाशय जो होता है, आमाशय के जो दीवार होता है वो क्या रहता है? कुछ धसे धसे कुछ पार्ट होता है। क्या रहता है? आमाशय के जो दीवार होता है, जो धसे धसे से पार्ट होता है, कुछ भाग होता है। जो आमाशय का जो दीवार होता है, उस भीतरी जो दीवार होता है वो एक ऊतक का बना होता है, जिसका नाम स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। क्या नाम है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। आमाशय का जो दीवार जो होता है, पूछ देता है जो आमाशय के भीतरी दीवार जो होता है किस ऊतक से बना होता है, तो उसका नाम है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, ये उसी से आमाशय के अंदर आंतरिक भाग बना होता है। ठीक है, सॉरी स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। ये स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका से बना रहता है। किसका? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका से बना रहता है। ठीक, ये जगह जगह कहीं कहीं क्या रहता है? धंसा रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ से जानते हैं? आमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि। जो आमाशय जो ग्रंथि है और जठर ग्रंथिया जो है, ठीक है, जठर ग्रंथि एक कुछ कोशिका से बना होता है। क्या चीज़ से बनाता है? कुछ कोशिका से बना रहता है, जिस कोशिका का नाम है, 3 कोशिका से बना होता है। क्या नाम है? 3 कोशिका। आप इसको म्यूकस या श्लेष्मा, पहला कोशिका का क्या नाम है? म्यूकस या श्लेष्मा। दूसरा का नाम है भित्तीय या अम्लजन। क्या नाम है? भित्तीय या अम्लजन। तीसरा का नाम है मुख्य या जाइमोनिज कोशिका। 1 नंबर कोशिका के नाम है म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका। दूसरा के नाम है भित्तीय या अम्लजन कोशिका। तीसरा के नाम क्या है? मुख्य या जाइमोनिज कोशिका। ये 3 कोशिकाओं से आमाशय के जो
जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। और ये तीनों कोशिका अपना अलग अलग एक रस का स्राव करती है, जिस तीनों को सामूहिक रूप से जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। तीनों ये जठर ग्रंथियाँ तीन प्रकार के रस होती है, तो सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। तो जो म्यूकस कोशिका जो होता है, जिस रस का स्राव कहता है, उसका नाम क्या है? म्यूकस है। क्या नाम है? म्यूकस। भीतीय अम्लजन जो कोशिका होता है, ये जो जिस रस का स्राव करती है, उसका नाम क्या है? अम्लजन। ठीक है। ये जो है मुख्य या जैमुनिज जो कोशिका जो होती है, ये जिस चीज का निर्माण करती है, उसका नाम है पेप्सिनोजेन। क्या नाम है? पेप्सिनोजेन नाम है। क्या नाम है? पेप्सिनोजेन। यहाँ पर लिख देते हैं पेप्सिनोजेन। क्या नाम है? पेप्सिनोजेन। क्या नाम है? पेप्सिनोजेन। आधा प रहेगा, पेप्सिनोजेन नाम है। क्या नाम है? पेप्सिनोजेन। ये मुख्य या जैमुनिज कोशिका जो होता है, क्या होता है? ये जिस रस का निर्माण करता है, उसका नाम है पेप्सिनोजेन। ये तीनों को सामूहिक में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जठर रस बोला जाता है। क्या बोलता है? जठर रस। ये जो जठर रस होता है, ये एक दिन में लगभग में 3 लीटर हमारे आमाशय से ये निकलती है जठर रस। लगभग में 3 लीटर ये जठर रस निकलती है। ठीक। अभी हम लोग जाने कि ये हम लोग को पहला जो भाग में एसियल रहता है, जिसको बोलते हैं आमाशय का पहला भाग, जिसको क्या बोलते हैं? कार्डियक। कार्डियक में रहता है अम्ल, और इसके दीवार में चारों तरफ से जो रस जो निकलता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किधर? म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है? म्यूकस। ये जो म्यूकस जोन होता है, ये अम्ल को कंट्रोल करता है। अगर यही म्यूकस अगर ना रहे तो क्या हो जाएगा? ये अम्ल कंट्रोल नहीं होगा। क्या होगा? अम्ल कंट्रोल नहीं होगा। पहला बात, अगर म्यूकस का स्राव अगर कम होके या अम्ल के स्राव अगर ज़्यादा होके, तो आमाशय की दीवार में एक घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? आमाशय की दीवार में घाव हो जाता है, जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। क्या नाम है? पेप्टिक अल्सर। जिस घाव का क्या नाम है? पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर होता क्यों है? अगर लंबे समय तक हम लोग भूखे अगर रह जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में म्यूकस का स्राव कम होता है और अम्ल का स्राव ज़्यादा होने लगता है, जिसके चलते क्या हो जाता है? आमाशय के आंतरिक दीवार में क्या हो जाता है? घाव होने जाता है, फुंसी हो जाता है, जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर नाम है। ठीक। ये अम्ल जो होता है, ये पेप्सिनोज जो होता है, ये निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। इसको सक्रिय 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 पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्सिनोजेन जो होता है, ये सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदलता है? इसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। ये पेप्सिन जो होता है, जो भोजन में हम लोग गया रहता है प्रोटीन, इस प्रोटीन को पचा के किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? इसको पचा कर इसको पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन थी, यानी प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदला? पेप्सिन बदला। ये कौन बदला? पेप्सिन बदला। ठीक। तो हम लोग ये बात जान गए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या काम है। ठीक। अब देखिए, उसके बाद से हम लोग को अगला आता है छोटी आंत। ये टोटल हम लोग को आमाशय के जितना था डिटेल्स, जितना भी हम लोग फैक्ट था, हम लोग पूरा जान चुके। उसके बाद से आता है छोटी आंत। क्या आता है?
छोटी आंत। तो थोड़ा सा 1 सेकंड और, ये जो होता है जिसे अभी हम बताए हैं, जो आमाशय के अंदर में से निकलता है, एक भाग में, पहला भाग में निकलता है अम्ल, HCl निकलता है, HCl ना। उसके बाद से हम बोले हैं जिसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है म्यूकस। कौन करता है कि म्यूकस। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि HCl जो होता है एक ऐसा रहता है, अम्लीय रहता है, और म्यूकस जो होता है इसका जो होता है ये होता है भास्मिक नेचर का। किस नेचर का होता है? भास्मिक। तो अम्ल और भस्म जब मिलता है तो क्या बनाता है? लौण का निर्माण करता है। क्या जिसका निर्माण करता है? लौण का निर्माण करता है। इसीलिए ये कंट्रोल रहता है। अगर इसमें अगर भास्मिक अगर गुण अगर नहीं रहता तो किसी कीमत में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे कंट्रोल नहीं होता, और हम लोग का जो आमाशय के दीवार जो मांसल है नु, मांस तो दूर के बाद में ये हड्डी को भी पगला देता। म्यूकस ही है जो कि कंट्रोल कर रखता है। ठीक, अगला देखिए किसके बारे में? छोटी आंत। छोटी जो आंत होता है, छोटी आंत के 3 ठो भाग। कितना भाग? छोटी आंत के 3 भाग। पहला भाग को बोलते हैं ग्रहणी, दूसरा का भाग को बोलते हैं जिजुनम, तीसरा को बोलते हैं इलियम। ग्रहणी, जिजुनम और इलियम, ठीक है, जिसको ग्रहणी के ड्यूडेनम में बोला जाता है। ठीक है, और ग्रहणी को पकवासे भी बोला जाता है। इसके 3-4 नाम हैं। तो भोजन जैसे हम लोग को आमाशय के किसके? पाइलोरिक भाग से, किस भाग से? पाइलोरिक भाग से जैसे निकलता है तो किस में आता है? ग्रहणी में आता है। और ग्रहणी में जैसे आता है, अभी क्या करता है भोजन? देखिए यहाँ पर हमने क्या किए हैं, डायग्राम बनाने के कोशिश हमने किए हैं। ठीक, इसको हम मिटाए तो इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक, ये है हम लोग का। ठीक, अभी हम लोग मुख के बारे में पढ़ चुके हैं, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, ग्रास नली के बारे में पढ़ चुके हैं, आमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, छोटी आंत के अभी हमने 3 पार्ट बताया। कितना पार्ट बताया? 3 पार्ट। कौन? ग्रहणी, जिजुनम और इलियम। ग्रहणी में भोजन, आमाशय से पहले प्रश्न भोजन आता है किसमें? छोटी आंत के ग्रहणी में। ग्रहणी में भी किसी प्रकार के पाचन की प्रक्रिया नहीं होता है। ठीक है, ग्रहणी में 2 ठो नली आकर ग्रहणी के लगभग में बीच में जुड़ी रहती है। 2 ठो, एक तो अग्नाशय से, एक अग्नाशय से आकर पाइप जुड़ा। ठीक 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 ठीक, रुक जाइए। एक अग्नाशय से और एक पीत के थैली से पित्ताशय से। ठीक, ये दोनों जुड़ के एक बड़ा सा नली का निर्माण करता है। ठीक, अब अग्नाशय से एक नली आया, एक पित्ताशय, पीत के थैली से पित्ताशय से एक नली आया। दोनों नली आपस में जुड़ के एक मोटा सा नली का निर्माण करता है। वो नली आकर किस में जुड़ गया रहता है? छोटी आंत में। ठीक, अब देखिए इसका कारण क्या है। अग्नाशय से आएगा अग्नाशयी रस। क्या आएगा? अग्नाशयी रस। पित्ताशय से आएगा क्या? पीत आएगा। और पित्ताशय कहाँ रहता है? लीवर में रहता है। कहाँ रहता है? लीवर में रहता है। कहाँ रहता है? लीवर में रहता है। अब देखिए जो भोजन हम लोग को चलते आ रहा था, ठीक है, जो भोजन हम लोग को चलते आ रहा था, तो ये भोजन जो था कैसा था? अम्लीय था। कैसा था? अम्लीय था। जैसे छोटी आंत में आया तो छोटी आंत में जो है ये अम्लीय भोजन पच नहीं सकता है। ठीक, और ये जब पच नहीं सकता है तो उसके बाद से ये क्या करेगा? ब्रेन को ऑर्डर देता है, ये तो पचा नहीं रहा है,
इसको कैसा पसंद है? कड़वा पसंद है। अब ब्रेन ऑर्डर देगा किसको? पित्ताशय को, जो भी पित्ताशय से पित्त के थैली से निकलेगा पित्त, जिसका रंग कैसा होता है? हरा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलेगा और निकल के क्या हो जाएगा? उस जो अम्लीय जो भोजन आ रहा था, जिसको बोलते हैं हम लोग चाइल, क्या बोलते हैं? चाइल, यानी पाइलोरिक में जो भोजन जब आ जाता है ना, उसको नाम क्या पड़ जाता है? चाइल पड़ जाता है। अमाशय के तीसरे भाग में जब नवलेज ये सब आ जाता है भोजन, उसको क्या बोलते हैं? चाइल। उस चाइल जो अम्लीय आया था, लेकिन जैसे ही छोटी आंत में जब आया, छोटी आंत के पहला यानी ग्रहणी भाग में, तो उसका स्वाद कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। सॉरी, कैसा हो गया? कड़वा हो गया। कैसा हो गया? कड़वा। अब उसमें से भोजन ग्रहणी से आता है किसमें? जेजुनम में। जेजुनम में काफ़ी जगह रहता है, चारों तरफ अच्छा से सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक, जो देखिए ग्रहणी जो होता है पूरा आहार नाल में 6 मीटर लंबा केवल क्या रहता है? छोटी आंत की लंबाई रहता है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और उसका जौन चौड़ाई जौन होता है 2.5 सेंटीमीटर और टोटल आहार नल की लंबाई कहा जाए तो 8 से 10 मीटर। कितना? टोटल आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है और केवल छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है। क्या होता है? 6 मीटर। और चौड़ाई जौन होता है उसका क्या होता है? यानी मोटाई बेलनाकार होता है वो छोटी आंत, उसका मोटाई जौन होता है कितना मीटर होता है? सॉरी, सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आहार नाल जो होता है मुख्य गुहा से लेकर जहाँ से हम लोग भोजन करते हैं वहाँ से लेकर जहाँ पर त्यागते हैं वहाँ तक को टोटल को क्या बोला जाता है? आहार नाल बोला जाता है। ठीक, जो छोटी आंत जो होती है, जो शाकाहारी जीव होता है उसमें लंबा होता है और जो मांसाहारी होता है उसमें छोटा होता है। अब शाकाहारी में लंबा क्यों होता है? शाकाहारी में लंबा इसलिए होता है कि शाकाहारी जो जीव होता है वो क्या खाता है? घास भूसा खाता है। क्या चीज़ खाता है? घास भूसा खाता है। और घास में क्या रहता है? सेलुलोज रहता है। क्या रहता है? सेलुलोज, जो कि सेलुलोज बहुत जटिल होता है, जल्दी से पचता नहीं है। क्या होता है? जल्दी से पचता नहीं है। ठीक, तो उसमें उसको पचाने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए उस सबको छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? बड़ा होता है। शाकाहारी और मांसाहारी का क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, तो इतना हम लोग जान चुके। अब ये भोजन हम लोग किस में आता है? मान लीजिए हम लोग जान चुके किसके बारे में? ग्रहणी और जेजुनम। अब भोजन किस में आता है? किस में? इलियम में आता है, जो कि छोटी आंत के सबसे बड़ी भाग क्या है? सॉरी, आहार नाल के सबसे बड़ी भाग, आहार नाल के सबसे बड़ी भाग तो होता है छोटी आंत। और छोटी आंत में 3 भाग, ये तीनों भाग में सबसे बड़ा होता है कौन? इलियम। इलियम में भोजन जौन होता है क्या होता है? कंप्लीट रूप से पाचन हो जाता है। यानी इलियम में कंप्लीट रूप से प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है, कंप्लीट रूप से क्या चीज़ का है? फैट का भी पाचन हो गया रहता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये सबसे पहले, उसके बाद से हम लोग सबसे पहले हम लोग जाने यकृत यानी लीवर के बारे में, जहाँ से पित्त बन रहा है और पित्ताशय में आके जमा हो रहा है। ठीक है, लीवर जो होता है हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम क्या है? लीवर, जिसका वजन लगभग में 1.5 kg होता है। कितना होता है? लीवर का वजन लगभग में 1.5 kg होता है। ये जो लीवर जो होता है एक, इसी से क्या बनता है?
पित्त का निर्माण होता है। जो कि ये उसमें से लीवर से बहुत से सारे पतले पतले डक्ट यानी नलिकाएँ निकली रहती है और आकर किससे जुड़ी रहती है, बहुत से सारे पतले पतले नलिकाएँ एक मोटे नलिका बनाकर वो पित्त निकल कर किस पित्ताशय में आकर स्टोर रहता है। और वो पित्ताशय जो कि है छोटी आंत के जो पहले भाग जिसको बोलते हैं पकवास है, उसमें जो अंतिम छोर पर आगे का रहता है वो जुड़ा रहता है। ठीक, ये जो जिस नलिका से निकल के आता है पित्ताशय उसको बोलते हैं मूल पित्त वाहिनी। क्या बोलते हैं? मूल पित्त वाहिनी। पित्त, इसका पित्त के काम क्या होता है? पित्त का पहला तो काम यह होता है कि जो भोजन जो अम्लीय आ रहा था उसको क्या कर देना, कड़वा बना देना। क्या कर देना? कड़वा बना देना। उसके बाद से जो भोजन में जो फैट था, जो चर्बी था, जो वसा था, उसको क्या कर देना, विखंडन कर देना। ताकि विखंडन कर दिया जाए तो आराम से वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाए, आराम से उसका विखंडन यानी पैसीकरण हो जाए, आराम से वो पच जाए। समझ में आया ना? उसके बाद में होता है क्या, आंत ग्रंथि। क्या होता है? आंत ग्रंथि। तो आंत में ही रहता है कौन? आंत ग्रंथि। उससे भी बहुत से सारे पाचक रस निकलता है जो कि ये भोजन पचाने में काम आता है। ठीक ठीक। अब जो भोजन जो इलियम में आता है तो इसका जो भोजन था कहाँ पे, बड़ी आमाशय में, तो उसका नाम क्या था? चाइल। क्या नाम था? चाइल। आमाशय में जो भोजन था आमाशय में, तो उसका नाम था भोजन के काइम, काइम। क्या नाम था? काइम। लेकिन जैसे छोटी आंत में भोजन जब आया, छोटी आंत के इलियम में, तो उसका नाम पड़ गया क्या थी? चाइल। क्या नाम पड़ गया? चाइल। आमाशय में भोजन जब अंतिम भाग में यानी पाइलोरिक में है तो उसका नाम पड़ता है चाइल। क्या नाम पड़ता है? काइम। क्या नाम पड़ता है? काइम। और जैसे ही भोजन छोटी आंत के इलियम में आता है, कंप्लीट रूप से पच जाता है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? यानी चाइल। क्या नाम पड़ जाता है? चाइल। ठीक। अब यहाँ पर जो इलियम में भोजन के कंप्लीट रूप से पाचन हो जाता है और साथ ही साथ उसमें जो भी वसा है, प्रोटीन है, ठीक है, उसको क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और जिसके द्वारा ये अवशोषित किया जाता है उसका नाम है विलाई। क्या नाम है? विलाई। जो कि ये इलियम में ही रहता है और उंगली नुमा वो क्या रहता है? आकार के रहता है। ठीक है, जिसका नाम है विलाई। ठीक, उसका नाम है, हिंदी में उसको बोलते हैं रसांकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में उसका नाम है रसांकुल और इंग्लिश में बोलते हैं विलाइड। ठीक है, ये प्रोटीन और वसा को क्या करने के काम आता है? इसका ये अवशोषित करने का काम आता है। जैसे इसमें अवशोषित वसा को हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, यहाँ पर भोजन बिल्कुल ये जो चावल का जो माड़ होता है, समझ पाते होंगे आप लोग, चावल को जो अरवा चावल का जो माड़ होता है एकदम टू को भी उस तरह एकदम बिल्कुल छर छर पानी के रूप में हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है? बिल्कुल छर छर पानी के रूप में हो जाता है। और उसके बाद से भोजन हम लोग किस में आ जाता है? भोजन हम लोग आ जाता है बड़ी आंत में। किस में आ जाता है? छोटी आंत ग्रंथि हम लोग जान चुके, यकृत जान चुके, अग्नाशय हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि अग्नाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। ये क्या करता है? भोजन को पचाने के काम आता है। ठीक, उसके बाद से बड़ी आंत। ठीक, छोटी आंत से भोजन, छोटी आंत के जो ठीक है इलियम है उसमें से भोजन किस में आता है? बड़ी आंत में आता है। किस में आता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कितने भाग? 2 ठो भाग। कितने भाग? 2 ठो भाग। एक बोलते हैं कोलम, दूसरा का बोलते हैं मलाशय। एक तो बोलते हैं कोलम, दूसरा का बोलते हैं मलाशय।
बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइंट करता है ना, जहाँ पर ज्वाइंट करता है उसको बोलते हैं सिक्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्कम। इस सिक्कम के नीचे एक अंगुली नुमा एक संरचना के एक मांसल पार्ट होता है जिसका नाम पड़ता है अपेंडिक्स। क्या नाम पड़ता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है। क्या होता है? अवशेषी अंग। हम सब मनुष्य के शरीर में उसका कोई काम नहीं है, इसीलिए उसको नाम क्या पड़ गया? अवशेषी अंग पड़ गया। ठीक। इसमें ये होता क्या है? अपेंडिक्स हमारे काम का नहीं है। जब भी अपेंडिक्स, जिसे हम लोग भोजन वगैरह करते हैं, कभी उसका मुंह खुला रहता है, उसमें भोजन का कुछ पार्ट अगर चला जाता है तो काफ़ी दर्द करता है। ये काफ़ी खतरनाक भी होता है, और अपेंडिक्स अगर किसी का ब्लास्ट कर जाता है तो आदमी को मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं? उसका ऑपरेशन कराकर उस अपेंडिक्स को हटवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रहने से उसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक, समझ में आया ना? अब देखिए, जो कोलन जो होता है, कोलन के 3 भाग। कितना? कोलन के 3 भाग। ये जो जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। जो इधर से इधर गया सीधे तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। नीचे गिर रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी गामी कोलम, अनुप्रस्थ कोलम और अधोगामी कोलम। ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी। क्या? अधोगामी। ऊपर जा रहा है तो ऊपरीगामी। ठीक, अनुप्रस्थ जो क्षैतिज अनुप्रस्थ जो गिर रहा है उसको क्या बोलते हैं? अधोगामी। ठीक। बड़ी आंत में भोजन के क्या होता है? बड़ी आंत में कुछ नहीं होता, बस केवल एक ही काम होता है। क्या होता है? केवल एक ही काम होता है। क्या होता है? जो उसमें पानी का जो भी भाग गया रहता है, पानी का अवशोषण जो है, जल का अवशोषण, भोजन में जो जल रहता है उसका अवशोषण बड़ी आंत में ही होता है। ठीक, बड़ी आंत में जो होता है विटामिन बी का भी निर्माण होता है। ठीक, बड़ी आंत में होता क्या है? कभी कभी बड़ी आंत में कभी कभी घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, जिसके चलते बड़ी आंत अब सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है, और हम लोग को जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम है डायरिया। क्या नाम है? डायरिया। डायरिया जो बीमारी जो होता है, पेट डायरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पेट डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो पानी का शोषण करना था छोटी आंत बड़ी आंत को, वो काम कर नहीं रहा है उस घाव के चलते। तो उसके बाद से भी उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा पानी चढ़ाया जाता है, ताकि हम लोग को शरीर में 65 से 70% पानी की आवश्यकता होता है। अगर उससे अगर कम हो रहेगा तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो हम लोग मर भी सकते हैं। इसीलिए पानी सुचारू रूप से चलाया जाता है, उसमें दवा भी दिया जाता है, ताकि उसका जो पानी का भी शरीर का पूर्ति होता रहे, और उस दवा से भी उसका घाव ठीक हो जाए। जब तक उसका पेट रुकेगा नहीं तब तक पानी चढ़ते रहता है, उसके बाद से घाव ठीक हो जाता है, सब मामला ठीक हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें हो गया क्या? अब भोजन बड़ी आंत से किस में चला गया? मलाशय में। किस में चला गया? मलाशय में। देखिए, छोटी नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन सबसे बड़ा होता है। इसका नाम है बड़ी आंत, लेकिन ये छोटा होता है। ठीक है, नाम के उल्टा इसका काम है। ठीक, अब भोजन चला गया किस में? भोजन चला गया मलाशय में। भोजन चला गया मलाशय। मलाशय यानी मल, आशय माने घर। इससे भोजन पचेगा तो थोड़ा 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 पच पच के यहाँ पर आके जमा, मलाशय में जमा होते रहेगा। ठीक, अब मलाशय के बाद से भोजन मल द्वार के रास्ते से सुबह शाम हम लोग क्या करते हैं? त्याग देते हैं। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि कभी कभी होता क्या, जिसे देख आप लोग सुने होंगे, पाइल्स एक बीमारी का नाम है। क्या नाम है? पाइल्स। पाइल्स एक बीमारी का नाम है। वो बीमारी होता क्यों है? जैसे नेचुरली हम लोग को शौचालय जाने के 2 बार नियम है। कितना बार? एक सुबह एक शाम। ठीक,
लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एक ही बार जाते हैं। कितने बार जाते हैं? एक ही बार जाते हैं। अब ये तो है गंदगी। क्या चीज़ है? जो गंदगी आ रहा है इसको समय से इसको साफ कर देना चाहिए। उस चीज़ को हम लोग साफ कर नहीं पाते हैं। अब ये क्या करता है, जो मलाशय के जो दीवार होता है उसको सड़ा देता है। क्या करता है? सड़ा देता है। और सड़ के क्या होता है, हम लोग मल के माध्यम से ही, मल द्वार से होकर वो क्या होता है, गिर गया रहता है। लेकिन जो उसमें जो मांस जोन है, जो उस मलाशय के ऊपर का जो दीवार पर का जो मांस है, जो कि उसके जो नस का ढक कर रखा हुआ है, वो नस क्या पड़ जाता है? नंगा पड़ जाता है, यानी खुला हो जाता है। अब वो जब खुला हो जाता है, जैसे उसके बाद से जब हम लोग ये पूरा जब खुल जाता है, उसके बाद से कभी कभार हम लोग जाते हैं शौच करने, और शौच के दौरान, किसके दौरान? शौच के दौरान हम लोग कस के एयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कस के जब एयर बनाते हैं, दम लगाते हैं, बस वो नस तो खुला रहता है। जब नस पर जब जोड़ पड़ता है, उसके बाद से वहीं नस क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। क्या होता है? वहीं नस ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करने के बाद से ब्लडिंग होना शुरू कर देता है, जो कि एक पाइल्स यानी जिसको बवासीर के नाम से जाना जाता है, वो बवासीर का रूप ले लेता है, जो कि ये कहीं ना कहीं खतरनाक भी है। ठीक है, जल्दी से ये पाइल्स ठीक भी नहीं होता है। कभी कभी ये ऑपरेशन कराने पर सक्सेस भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से भोजन जो यानी जो अनपचा जो चीज़ है मलाशय में, मलाशय से मल द्वार, जिसको एनस बोलते हैं, इसको रेक्टम बोलते हैं, इस शरीर से बाहर निकल गया रहता है। ठीक है, तो मैंने आज इसको इस जय प्रकरम के पूरे टॉपिक को समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका एक एक ऑब्जेक्टिव मैंने प्रयास किया कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, और मैंने किया भी हूं। ठीक, इसमें कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जिस पर हमने विचार नहीं किया, ठीक, उस पर डिस्कस नहीं किया। यदि आपको अगर अच्छे से समझ में अगर नहीं आया हो तो फिर इस वीडियो को आप शुरू कीजिए, क्योंकि अगर पहले पहले देखें हो सकता है क्योंकि लंबा वीडियो है, समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से एक बार और रिप्ले कीजिए, आप एक बार और देखिए। उम्मीद कीजिए जो दूसरा बार देखने के बाद से फिर से आपको जीवन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे बात, और आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो वो आपको भी प्राप्त हो सके। और इस चैनल पे भारत के हर एक एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है, चाहे बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, और हर एक सब्जेक्ट की व्यवस्था कराई जा रही है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द आपके साथ रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।